नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है। दोस्तों, संख्या दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा इसमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमको दोस्तों 6, 12, 20, 30, 42 और 56 इसका एलसीएम ज्ञात करना चाहिए। तो दोस्तों इसका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम इसका दोस्तों आएगा 840। इसके बाद दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 से 840 200 कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 140 बार। उसके बाद दोस्तों प्लस 12 से 840 यहाँ पर 270 आएगा। उसके बाद दोस्तों 20 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42। उसके बाद दोस्तों 28, फिर दोस्तों आएगा 42 से 20 बार में दोस्तों जाएगा। उसके बाद 56 से 15 बार में। इसको दोस्तों 140, 70, 42, 28, 20, 56 इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 5, 8, 5, 13, 2, 15, 1, 2, 4, 6, 10, 17, 21 और ये हो गया 315 दोस्तों में प्राप्त होगा बटे 840। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो पहले 5 से विभाजित कीजिए। 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। उसके बाद दोस्तों आप विभाजित करें 7, 7 से सीधा विभाजित करें। 7 नामे 63 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो दोस्तों उसके बाद 3 से और विभाजित हो जाएगा। 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24। आंसर आएगा 3/8, 3/8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न। आगे दोस्तों प्रश्न नंबर 42 देखिएगा। प्रश्न नंबर 42 इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 23 माइनस बड़ा ब्रैकेट 24 माइनस मंझला ब्रैकेट 25 माइनस छोटा ब्रैकेट 26 माइनस 27 माइनस 28 और 27 और 28 के ऊपर दोस्तों बार का चिन्ह लगा है। तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पहले हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं जिस पर बार का चिन्ह लगा होता है। फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो दोस्तों 26 माइनस 28 माइनस का है और 27 दोस्तों प्लस का है। तो 28 से 27 जब जाएगा तो बचेगा माइनस का एक। दोस्तों आप लोग ये मत सोचें कि यहाँ पर माइनस का लगा है चिन्ह, तो 27 जो है माइनस का है, क्योंकि जो माइनस का चिन्ह लगा है माइनस के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो 27 के ऊपर केवल बार लगा है। तो जो 27 का चिन्ह है, ये 27 जो हमारा नंबर है ये प्लस में है। तो दोस्तों यहाँ -1 बचेगा। तो 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 26 एक 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिएगा 23 माइनस 24, ये दोस्तों जब माइनस का 27 है और प्लस का 25, तो यहाँ प्राप्त होगा हमें, इससे प्राप्त होगा -2। तो यहाँ से -2 जब प्राप्त होगा तो ब्रैकेट के बाहर दोस्तों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा 23 माइनस 24 और 2 26। तो दोस्तों यहाँ से निकल कर क्या आएगा? माइनस का 26 है और प्लस का 23, तो यहाँ से -3 जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। दोस्तों 45, 240, 315 का महत्तम समापवर्त कितना है? तो दोस्तों 45, 240 और 315, इसको दोस्तों इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले 5 से विभाजित कीजिए। 5 नाम 45, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 36, 5 तिया 15। अब ये दोस्तों 3 से विभाजित कीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 18, 3 दूना 6, 3 एकम 3। बस दोस्तों अब जो है कॉमन फैक्टर कोई नहीं निकलेगा। जो तीनों संख्या में
जो विभाजित करें तीनों संख्याओं को, तो दोस्तों हमें जो तीनों संख्या में कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5 × 3। तो हमारा जो मासा है तो दोस्तों वह निकल कर आएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 44 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात है। तो दोस्तों परीक्षा में 85, कुल छात्र जो हैं 85 हैं, उसमें से 40 छात्रों ने 50 से कम अंक अर्जित किए हैं। 50 से कम अंक जो है 50% से कम अंक अर्जित करने वाले छात्र कितने हैं? 40 हैं। तो और कह रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है? तो दोस्तों 50% से कम अंक अर्जित करने वाले छात्र हैं 40, तो 50% या 50% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र, अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? छात्रों की संख्या दोस्तों होगी, कुल छात्र कितने थे? 85। 50% से कम अंक अर्जित करने वाले छात्र हैं 40, तो 50% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या होगी 85 - 40 यानी 45। तो दोस्तों अनुपात पूछ रहा है कि 50% से कम अंक अर्जित करने वाले छात्रों का और 50% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों अनुपात निकल कर आएगा 40:45। इसको सरल करेंगे तो 5 × 8 = 40, 5 नाम 45, तो 8:9। 8:9 आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा देखिएगा। ऑप्शन दोस्तों देखिएगा कौन सा सही होगा, 8:9। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसमें यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8:9। अब दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर 45, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? तो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात क्या है? 3:4। तो दोस्तों मानते हैं संख्या क्या हो गई? 3x और 4x। उनका योगफल कितना है? 70। तो दोस्तों 3x + 4x बराबर कितना है? 70 है। तो 7x बराबर 70 यानी x बराबर 10 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी दोस्तों? 30 और 40, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। माना दोस्तों प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों 30 में x जोड़ देंगे, उसके बाद 40 में भी x जोड़ देंगे, तो अनुपात 5:6 हो जाता है, यानी 5:6 हो जाएगा। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे, देखिएगा 180 + 6x बराबर 200 + 5x। पश्चांतर जब करेंगे तो 6x से ये 5x का माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा x। इधर दोस्तों 200 से 180 माइनस होगा तो बचेगा 20। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर 20 निकल कर आया। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात जो है 5:6 हो जाए। तो दोस्तों हमने माना था कि माना x जोड़ा जाना चाहिए, तो x बराबर 20 आया है, तो प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों देखिएगा, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्के का 20% रुपये 5 हैं, 25% रुपये 10, 15% रुपये 2 और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।
दोस्तों जो 20% है, 20% यह 5 रुपये के सिक्के के रूप में है। उसके बाद 25% जो हैं, 25% दोस्तों 10 रुपये के सिक्के के रूप में है। 15 जो प्रतिशत हैं, 15% यह दोस्तों 2 रुपये के सिक्के के रूप में है। और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग के रूप में है। तो दोस्तों शेष कितना बचा, इसको जोड़िएगा, 20, 25 और 15, ये हो जाएगा आपका 20, 20, 40, 45, 50 और 60। तो दोस्तों बचा कितना, बचा है 40%। 40% बचा। 100 टोटल आपको पता होगा कि 100% टोटल होता है। तो 100 से दोस्तों ये 3 मूल्य वर्ग के हमको मूल्य वर्ग पता है, 25, 20, 25 और 15। तो यहाँ से दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60। तो 40% के जो 40% बचा वह दोस्तों 1 रुपये के सिक्के का मूल्य है। तो 1 रुपये के कितने प्रतिशत है, 40%। अब इनको दोस्तों हम लोग सालों आगे करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात दोस्तों 20:25:15:40। इसको सरल करेंगे तो दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे, 5 चौको 20, 5 25, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40। अनुपात क्या हुआ, 5:4:5:3:8। इधर जो रुपए हैं सिक्कों में, उनका मूल्य क्या है, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 रुपए के दोस्तों 8 सिक्के हैं तो कुल रुपए 8 हो गए। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, कुल रुपए हो गए 6। इधर दोस्तों 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, टोटल हो गए 50। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल हो गए 20। कुल रुपए दोस्तों कितना दिया हुआ है, 210। हमें ज्ञात क्या करना है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो 1 रुपए के दोस्तों सिक्के की कुल मान कितना है, 8 रुपए। तो दोस्तों देखिएगा 8 रुपए जो है 1 रुपए के सिक्कों का कुल मान है। हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ही निकालनी है। तो 8 बटा ये दोस्तों 50 भी 70 और 70 78, ये 78 और 6 84। तो 8/84 इंटू 210। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 4 से विभाजित करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कम 4 21 से दोस्तों 210 10 बच जाएगा। और 10 इंटू 2 तो 20। यानी 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है, 20। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 20 है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 20 है। आगे दोस्तों देखिएगा, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 47, परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता तो गौतम की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो दोस्तों इसके लिए जब कोई जो परवेज है वह टाउन ए से चला है और जो गौतम है, गौतम दोस्तों टाउन बी से चला है, तो दोस्तों ये चलने के बाद एक ही मार्ग पर चलते हैं, कहीं पर दोस्तों आपस में मिले। उसके बाद दोस्तों जो परवेज है इसको समय लगता है 12 घंटे और गौतम को 3 घंटे लगता है। गौतम जब मिलने के बाद टाउन ए तक पहुंचने में गौतम को लगते हैं 3 घंटे। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, आप उस सूत्र को लगाएंगे तो जो ऑप्शन है आंसर आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सूत्र होता है V1/V2 बराबर √T2/T1। ये दोस्तों सूत्र होता है। तो आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमें V1 भी पता है। V1 क्या है, जो परवेज की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो V1 बराबर क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद V2 जो है गौतम की स्पीड, तो हमें V2 ज्ञात करनी है, तो V2 बराबर दोस्तों हमें ज्ञात करना है। उसके बाद T1 दोस्तों क्या है, T1 जो परवेज को समय लगता है,
प्रवेश को समय लगता है 12 घंटे। तो T1 बराबर क्या है, 12 घंटे। और T2, T2 की बात की जाए तो T1 बराबर 12 घंटे और T2 क्या है, 3 घंटे, 3 घंटे। तो अब सूत्र में आप लोग मान रखें V1/V2, तो 60/V2 बराबर √T2/T1। T2 क्या है, 3/12। ये विभाजित करेंगे तो 1/4 आएगा। इधर दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र जरूर याद रखें। और ये सूत्र तभी दोस्तों कार्य करेगा जब वे मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य तक पहुँचें और उनका दोस्तों समय जो है ज्ञात हो और एक की जो स्पीड है वो भी आपको पता हो, तभी यह सूत्र जो है आपका लगेगा। तो ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे दोस्तों देखिएगा, इसके बाद दोस्तों हमने निकाला क्या, 60/V2। इधर दोस्तों √3/12 था तो 1/4 हुआ। 60/V2 बराबर 1/4 दोस्तों, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 बचेगा। तिरछी गुणा करेंगे जब तो V2 बराबर क्या आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों V2 यानी गौतम की स्पीड हमें प्राप्त हुई V2 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, रेलगाड़ी P और Q समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रेन P और Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। जो ट्रेन P है दोस्तों वह Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को दिया है कि गाड़ियों की चाल क्या है, जो गाड़ी है इनकी चाल। तो दोस्तों चाल देखिएगा, पी की चाल क्या है, पी की चाल है दोस्तों 2, तो 2x मान लेते हैं। पी की चाल 2x हो गई। क्यू की चाल, तो क्यू की चाल है x, 2:1 के अनुपात में, तो क्यू की चाल हो गई x। उसके अलावा दोस्तों उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है तो हम लंबाई मानते हैं दोस्तों। p की लंबाई क्या है, p की लंबाई दोस्तों L1 और q की लंबाई L2 हो गई। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सापेक्ष चाल, जब एक ही दोस्तों समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी समानांतर चाल क्या होगी। तो दोस्तों इनकी समानांतर चाल होगी सापेक्ष चाल, यानी सापेक्ष चाल ट्रेनों की आपस में सापेक्ष चाल क्या होगी, 2x - x। ये दोस्तों सापेक्ष चाल होगी। तो दोस्तों देखिएगा, ट्रेन P और ट्रेन Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, यानी ट्रेन P और ट्रेन P, दोस्तों ये और नहीं होगा, यहाँ पर होगा ट्रेन P जो है Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। यानी जो दूरी होगी वह दूरी क्या होगी, दूरी दोस्तों होगी दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वही पूरी दूरी होगी, यानी L1/L2, L1/L2। जब दोस्तों एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो पार करने में दोस्तों एक ट्रेन मानते हैं हम दोस्तों, देखिएगा जैसे ये एक ट्रेन है, उसके बाद दोस्तों दूसरी ट्रेन मानते हम, ये थी एक दूसरी ट्रेन। यहाँ से दोस्तों जब ये पहली ये दोस्तों P ट्रेन थी, ये Q मानते हैं। जब दोस्तों ये P को पार करेगी तो यहाँ से शुरू करके दोस्तों जब अंत करेगी तो समाप्त यहाँ पर दोस्तों। जब पार करने का मतलब क्या हुआ कि उसके दोस्तों इंजन को भी ट्रेन जो है पार कर जाए, यही होगा कि ट्रेन P को Q ट्रेन पार कर गई। तो यानी दोस्तों उसके द्वारा कुल दूरी कितनी चली जाएगी, P की लंबाई और Q दोनों की लंबाई जब पूरी होगी, यही दोस्तों कुल दूरी चली जाएगी। तो यानी दोस्तों कुल दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 और L2, तो L1/L2 दोस्तों, L1/L2। उसके अपन दोस्तों सापेक्ष चाल क्या है, 2x - x। ये सापेक्ष चाल हो गई, ये दोस्तों मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। उसके अलावा दोस्तों आगे देखिएगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों,
हमने दोस्तों पहली इक्वेशन बना ली है। पहली इक्वेशन क्या थी, L1/L2 बटा सापेक्ष चाल क्या थी, 2x माइनस एक्स। और दोस्तों पी जो है क्यू को 60 सेकंड में पूरी दूरी 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। तो इसकी दोस्तों समय क्या हुआ, 60 सेकंड। ये दोस्तों दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। तो ये दोस्तों पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी दोस्तों इक्वेशन में ये कह रहा है कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यानी ट्रेन पी में जो मौजूद एक यात्री है वह क्यू को 40 सेकंड में पार करेगा। तो क्यू की लंबाई कितनी है, क्यू की लंबाई मानी थी हमने L2 दोस्तों, क्यू की लंबाई मानी थी। तो दोस्तों जब पी में एक व्यक्ति बैठा है वह ट्रेन क्यू को पार करेगा, यानी जो दूसरी ट्रेन है क्यू उसकी लंबाई के बराबर वह दूरी तय करेगा। यानी L2 अपान सापेक्ष चाल क्या है, 2x माइनस एक्स, और समय क्या लगा उसे, 40 सेकेंड। यहाँ से दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं। L1/L2 बराबर दोस्तों 2x माइनस एक्स बटा एक्स बराबर एक्स। तो L1/L2 बटा एक्स बराबर 60। तो L1/L2 बराबर 60x। इधर दोस्तों L2/2x माइनस एक्स, तो x बचेगा बराबर 40। तो यहाँ से दोस्तों L2 निकल कर आया 40x। तो L2 का मान दोस्तों इसमें रखेंगे तो L1 हमें प्राप्त होगा। L2 बराबर क्या है, 40x। तो 60x पश्चांतर होगा तो 40x इधर आ जाएगा। तो L1 का मान हो जाएगा 20x। L1 और L2 हमने क्या माना था, L1 और L2 मानी थी ट्रेन की लंबाइयाँ। तो हमें ज्ञात भी ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना था। तो L1 अनुपात जो L2 है तो क्या होगा, 20x अनुपात 40x। दोस्तों कैंसिल करेंगे, एक आएगा, ये 2 आएगा। तो दोस्तों ट्रेनों का अनुपात, लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, लंबाइयों का अनुपात हो जाएगा 1:2। 1:2। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएं तो आपको हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। 15 संतरों का दोस्तों जो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस है वह 20 संतरों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP अपान SP क्या होगा, 20/15। विभाजित करेंगे तो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। तो दोस्तों क्या आया, CP अनुपात SP यानी कास्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य क्या आया, 4:3। तो यहाँ से दोस्तों कास्ट प्राइस ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वह कम है, तो हानि होगी। तो हानि दोस्तों कितनी हुई, हानि हुई 1 की। हानि हुई 1 की दोस्तों, अनुपात में है तो 1 की हानि हुई। और कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत हानि, तो हानि बटा क्रय मूल्य कितना है, 4×100। तो 4 से 25 बार जाएगा, यानी हानि कितनी हुई, 25%। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 50। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों खरीदा यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 1975, और 12% के लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 1975 इंटू लाभ पर बेचा यानी 112/100। इसको विभाजित करेंगे तो आप सीधा 25 से इसको विभाजित करें। 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 7 175 और 25 नामा 225, 25 चौको 100। ये होगा दोस्तों, आप लोग 4 से 112 विभाजित होगा, 4 दूना 8, 4 8 32। जब 79 और 28 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2212 यानी 2212। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 2212। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। यानी 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, तो कुल मान कितना होगा, कुल मान
16 इंटू 26। तो इनका दोस्तों इनकी जब आप लोग गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 416। यानी रीना का प्राप्तांक जो है कुल वह क्या है 416। अब आगे प्रश्न देखिएगा, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है। श्रेया दूसरी लड़की है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं ही दी है। तो दोस्तों जो श्रेया है, श्रेया का कुल प्राप्तांक मान क्या होगा? तो श्रेया ने दोस्तों 12 परीक्षाएं ही दी हैं और औसत उसका 24 है। तो 12 और 24 की गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 288। तो कह रहा है रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे? दोस्तों जो रीना है उसने 16 परीक्षाएं दी हैं और जो श्रेया है उसने अभी 12 परीक्षाएं ही दी है। उसके बाद परीक्षाएं कितनी 4 शेष बची। तो दोस्तों कह रहा है कि रीना के समान अंक प्राप्त करने के लिए शेष जो 4 परीक्षाएं बची हैं उसमें जो श्रेया को कितने अंक प्राप्त करने होंगे, औसतन कितने अंक, यानी एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों जो रीना है उसका कुल मान 418 है और श्रेया का कुल मान 288 है। इनका जब आप लोग अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 16 से 8 8 बचेंगे इधर दोस्तों, 10 से 8 2 और 128। यानी दोस्तों इनके मानों में अंतर है 128 का। तो दोस्तों उसे जो श्रेया है उसे एक परीक्षा में औसतन कितने अंक लाने चाहिए? तो 128 अंकों का अंतर है बटा परीक्षाएं 4 से हैं तो 4 3 12 4 2 8, यानी प्रत्येक जो परीक्षा है उसमें औसतन उसे 32 अंक लाने होंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देते ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? तो दोस्तों ए की 5 दिनों में कार्य समाप्त करता है, बी 10 दिनों में कार्य समाप्त करता है। इनकी क्षमता क्या होगी? तो एलसीएम आएगा 10। तो ए की क्षमता होगी 2 और बी की क्षमता 1 होगी। तो दोस्तों अब आगे देखिएगा, आप प्रश्न आप अंत से प्रारंभ करें आखिरी में। पहले दोस्तों देखें, कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है। यानी दोस्तों जब ये कार्य 4 दिन पहले उसने छोड़ दिया तो 4 दिन में जो काम शेष बचा था वह कार्य किसने किया? जब ए कार्य छोड़ देता है तो कार्य को करेगा कौन? बी। तो दोस्तों बी जो है वह 4 दिन में कितना कार्य करेगा? तो दोस्तों देखिएगा बी का 4 दिन का कार्य, वह 4 दिन कार्य दोस्तों क्यों करता है? क्योंकि ए ने 4 दिन पहले ही कार्य समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों बी का 4 दिन का कार्य देखिएगा, बी की क्षमता है 1, तो 4 दिन में दोस्तों वो कार्य करेगा 4। तो देखिएगा शेष कार्य कितने बचे? शेष कार्य बचे दोस्तों, कुल कार्य थे 10, बी ने लास्ट में 4 दिन तक कार्य किए तो 4, तो शेष कार्य बचे दोस्तों 6। शेष कार्य दोस्तों 6 बचे हैं। अब जो 6 कार्य शेष बचे हैं यह ए और बी दोनों दोस्तों मिलकर करते हैं। ये दोनों कार्य शुरुआत में दोस्तों ए और बी मिलकर करते हैं। तो 6 कार्य करने में उनको दोनों को समय कितना लगा? तो कुल कार्य 6 हैं और उनकी जो क्षमता है वह कितनी है? ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों की क्षमता है 3। तो समय कितना लगेगा? 2 दिन। यानी दोस्तों ए और बी ने 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो वही पूछ रहा था ए ने कितने दिन तक कार्य किया था? तो 2 दिनों तक, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 दोस्तों देखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है, यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों मूलधन यानी P बराबर 750 दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 5 वर्ष, T बराबर 5 वर्ष। उसके अलावा जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त है 1000, मिश्रधन है तो 700, जब मूलधन 750 है, मिश्रधन 1000 है, तो यहाँ से जो साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा? 250। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ से आर की वैल्यू, दर हमें ज्ञात करनी है।
तो आर बराबर क्या होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटा पी इंटू टी। तो दोस्तों आर क्या प्राप्त होगी 100 इंटू साधारण ब्याज है 250, मूलधन पी बराबर 750 है इंटू टी बराबर 5 वर्ष। तो 250 से 3 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार, यानी दोस्तों दर आर क्या निकल कर आई, आर आई 20/3%। कह रहा है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों इतना आप लोग नोट कीजिएगा, उसके आगे हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आर हमें प्राप्त हो गया, आर हमें प्राप्त हुआ 20/3। अब दोस्तों देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर हमें प्राप्त हुआ 20/3। उसके बाद दोस्तों टी इस बार है 10 वर्ष। उसके बाद मूलधन जो पी है वह दोस्तों 750 रुपये ही है और हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आएगा पी आर टी, यानी पी 750 इंटू आर क्या है 20/3 इंटू समय कितना है 10 वर्ष अपॉन 100। तो यह दोस्तों जीरो और ये जीरो, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 से दोस्तों ये 25 बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से निकल कर आया 500 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट है वह निकल कर आ गया 500 रुपये। हमें दोस्तों ज्ञात करना है राशि यानी मिश्र धन, कुल मिश्र धन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज 500 रुपये निकल कर आया, मूलधन हमारा था 750 रुपये। तो मिश्र धन हो जाएगा 7×5 = 12, 1250 रुपये। 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 10 वर्षों बाद मिश्र धन होगा 1250 रुपये। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है 800 रुपये की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। दोस्तों वही सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ से जो P बराबर क्या दिया हुआ है 800 और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से भी दोस्तों में प्राप्त हो जाएगा। मिश्र धन हो जाता है 956 और मूलधन कितना है 800 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 156 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपये हो गया और समय भी T बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। आर दर हमें यहाँ भी निकालनी है। तो आर बराबर अभी सूत्र हमने लगाया था 100 इंटू साधारण ब्याज 156 रुपये इंटू पी 800 रुपये मूलधन और समय 3 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसको 3 से विभाजित कीजिएगा, 3×5 = 15, 3×2 = 6। ये दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगा, 4×2 = 8, ये 4×1 = 4, 4×3 = 12, यानी यहाँ से दर दोस्तों निकल कर आई 13/2। अब कह रहा है अगले पार्ट में दोस्तों यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो अब नई दर क्या हो जाएगी। नई दर दोस्तों 13/2 + 4, यानी निकल कर आएगी 8, ये 21/2%। यह दोस्तों नई दर आ गई। अब दोस्तों इतना आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों नई दर आ गई हमें 21/4 और इसमें दोस्तों हमें मूलधन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से भी दोस्तों हमें मिश्र धन निकालना है। तो दोस्तों देखिएगा जो निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिएगा अगले स्टेप में दोस्तों क्या होगा। आर बराबर क्या निकल कर आया था 21/2%। तो दोस्तों अब सिंपल इंटरेस्ट P बराबर दिया हुआ है 800 रुपये इंटू दर दोस्तों में प्राप्त हुई 21%, 21/2%, और समय कितना है 3 वर्ष इंटू 3/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया 4×3 = 12, 252 रुपये। अब कह रहा है कि मिश्र धन हमें प्राप्त ज्ञात करना है। तो मूलधन क्या था 800 रुपये और ब्याज निकल कर आया 252 रुपये। तो मिश्र धन क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा 1052 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो दोस्तों इसमें केवल आपको जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। इतना दोस्तों आप लोग सूत्र जरूर याद रखें। सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों आधार में प्राप्त है 20 सेंटीमीटर और 20 मीटर, और ऊंचाई जो है वह 5.4 मीटर। तो दोस्तों 20 इंटू 5.4, तो यहाँ से निकल कर आएगा 108 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये होगा जो धातु का समानांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, त्रिज्या आर वाले एक गोले तथा त्रिज्या आर एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो गोला है, गोला, इसका गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। उसके अलावा जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से दोस्तों इनका अनुपात दोनों का निकालना है। तो दोस्तों देखिएगा 4/3 पाई आर जो है त्रिज्या क्या दी हुई है? त्रिज्या दोस्तों इसमें भी आर दी हुई है, तो यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा। अनुपात दोस्तों जो बेलन का आयतन है पाई आर क्या दी हुई है, इसमें भी दोस्तों त्रिज्या इसमें भी आर दी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और एच जो है ऊंचाई दी हुई है 2r, तो इंटू 2r। अब देखिएगा दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर दोस्तों 4/3 आर क्यूब अनुपात दोस्तों ये गुणा होकर आएगा 2r क्यूब, ये भी हो जाएगा। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, तो 2/3 यानी 2:3। 2:3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंसर ये हमारा 2:3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 2:3। आगे देखिएगा दोस्तों, ये सूत्र आप लोग जरूर याद रखें। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है। 57वां प्रश्न है दोस्तों, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका मैंने आपको बताई थी। अगर सम संख्या हैं जैसे 16, 14, 12 ये संख्या हैं, तो दोस्तों इनके मध्य की जो 2 संख्याएं, जैसे 16 में दोस्तों ये जो 8वीं और 9वीं संख्या है इसके बटा 2, जो मध्य की 2 संख्याएं होंगी उसके बटे 2 करना होगा। और विषम संख्याएं जैसे दोस्तों 5 है, 7 है, 9 है, इसमें क्या होगा? 5 है दोस्तों, तो इसकी मध्य की जो संख्या यानी तीसरी संख्या वही माध्यिका होगी। इसमें दोस्तों जो चौथी संख्या होगी वह माध्यिका होगी, इसमें जो 5वीं संख्या होगी वह माध्यिका होगी। लेकिन अगर सम संख्या निकल कर आई तो जो बीच की 2 संख्याएं होंगी उसके बटे 2 करना पड़ेगा, तब हमें माध्यिका ज्ञात होगी। तो इसमें दोस्तों देखिएगा 1 से 55 तक आप लोग अभाज्य संख्याएं देखिएगा कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों 1 से 55 तक की अभाज्य संख्या आपको पता होगा, 2 हो गई, 3 हो गई, उसके बाद 5, 7, उसके बाद दोस्तों 11, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, उसके बाद दोस्तों 23 होगी, फिर 24, 25, 29 होगी दोस्तों, उसके बाद 31 होगी, 31 के बाद 37 होगी, फिर 41 होगी, उसके बाद 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53। ये दोस्तों 1 से 55 तक की अभाज्य संख्याएं आ गई। तो आप लोग पहले देखिएगा ये आरोही क्रम में, वैसे दोस्तों अगर कोई संख्या दी होती है हमें तो वह हमें आरोही क्रम में दोस्तों नोट करनी होती, लेकिन हमें दोस्तों ये आरोही क्रम में दी हुई है, तो यहाँ पर आरोही क्रम में आपको नहीं रखना है। पहले देखिएगा संख्याएं कितनी है, सम में है या विषम में है। तो दोस्तों गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
यानी 16 संख्या हैं, तो ये सम है दोस्तों। तो सम संख्याओं के लिए मैंने आपको बताया था 20 की जो दो संख्याएं हैं उनके बटा 2 करना पड़ेगा। तो 20 की दो संख्या कौन सी होगी? 8वीं और 9वीं। तो 8वीं 9वीं संख्या देखते हैं। 4 5 6 7 8। 8वीं संख्या 19 और 9वीं संख्या 23 होगी। तो दोस्तों 19 प्लस 23 बटा 2, यानी दोस्तों 9 3 12 और ये हैगा 42 बटा 2। यानी दोस्तों जो माध्यिका इसकी निकल कर आएगी, माध्यिका निकल कर आएगी 21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं। ये लिखा है प्रमोशन कास्ट, यह 10% है। यह दोस्तों रॉयल्टी है, यह कितना है? 15%। यह बाइंडिंग है 20%। इधर दोस्तों पेपर कास्ट है, ये 25% है। ये प्रिंटिंग कास्ट है, ये है दोस्तों 20%। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये भी दोस्तों 10% है। तो अब आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पाईग्राफ जो पाईग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 रुपये है तो परिवहन पर खर्च है। तो परिवहन पर खर्च निकालना है। परिवहन पर खर्च क्या था दोस्तों? देखिएगा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है यह थी 10%। तो दोस्तों 10% कास्ट थी। अब आगे देखिएगा 10/100 इंटू कुल खर्च है 50,000, तो 50,000 या दोस्तों कैंसिल करेंगे तो जीरो से ये चला जाएगा। कुल कास्ट निकल कर आएगी 5,000। जो परिवहन पर खर्च है वह 5,000 रुपये का है। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है 2016 में और 2017 में। ऋण ब्याज 25% 2016 में है और 17 में 25% है। वेतन पर 2016 में 50% लागत है और 2017 में 55%। कर पर दोस्तों 2016 में 25% है और 17 में 20%। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा। 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था? वेतन दोस्तों ये है, तो 2016 की अपेक्षा 17 में वेतन कितना अधिक था? 2016 में दोस्तों वेतन जो है, वेतन है 50%। तो दोस्तों 50/100 इंटू लागत, जो लागत है वह 120 लाख है, इंटू 120 लाख 50 से 2 बार जाएगा, ये आएगा 60 लाख। यानी दोस्तों 2016 में वेतन पर खर्च हुआ है 60 लाख। 2017 में वेतन पर दोस्तों देखिएगा वेतन पर खर्च हुआ है 55%। तो दोस्तों 55%, तो 55/100 इंटू 2017 में वे हुआ है 1.5 लाख रुपये, 150 लाख रुपये। तो ये 5 से 11 बार, ये 2 बार, यहाँ से 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा निकल कर दोस्तों 2 से कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 दूना 10, या 1 मिनट दोस्तों, ये दिया हुआ है 55, ये हाँ 55 लाख, या दोस्तों 55/100 इंटू 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 11, ये 5 से 2 बार, तो ये दोस्तों 15 कम 15 आएगा। इधर दोस्तों 15 165/2। तो दोस्तों ये प्रश्न, 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 165/2 आएगा। तो यहाँ से आएगा 82.5, 82.5 लाख। यानी 2017 में जो वेतन पर खर्च हुआ है वह 82.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, और 2016 में कितना खर्च हुआ था? 60 लाख रुपए। तो अंतर ही हमसे पूछ रहा है कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। तो अंतर क्या आएगा? 60 और 20, 82.5 और 60 का अंतर आएगा 22.5 लाख। तो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 22.5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 60 आज का हमारा अंतिम प्रश्न। वर्ष 2016 में परिचालन की औसत लागत क्या थी यदि कुल परिचालन लागत 120 लाख है। तो 2016 में दोस्तों परिचालन की औसत लागत क्या है। तो 2016 में दोस्तों व्यय हुआ है 3 पार्टों में, ऋण, ब्याज, वेतन और कर। इन 3 पार्टों में व्यय हुआ है 120 लाख रुपए। तो कह रहा है कि 2016 में परिचालन की औसत पूछ रहा है, औसत लागत क्या है। तो 120 दोस्तों टोटल लागत हुई 120 लाख। और या दोस्तों कितने मदों में खर्च हुई, तो 3 मदों में, यानी दोस्तों प्रत्येक मद पर लगभग 40 लाख खर्च आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों प्रश्न आज के भी बहुत आसान थे, आपने अच्छे से प्रश्न सॉल्व किए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।